चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग को शो करना है सो दैट द वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ठीक है, क्या शो करना है? कहता है ये जो i प्लस जे प्लस के वाला जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब एंगल, मतलब इक्वल एंगल बना रहा है एक्सेस से। एक्सेस से मतलब एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। आपको प्रूफ करना है कि i प्लस जे प्लस के जो है ये वेक्टर है वो इक्वल इंक्लाइंड मतलब इक्वल एंगल बना रहा है। किससे? एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। ये बात आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और आपको पता है जेड एक्सिस तो ऐसे रहता है ना, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। 3D पिक्चर होता है तो ऐसे तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है ना। तो देखिए ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया और ये जो है वो जेड हो गया। मतलब आपको प्रूफ करना है ये जो वेक्टर है i प्लस जे प्लस के वो इस एक्सिस एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है। कौन सा वेक्टर? ये जो वेक्टर है हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए एक वेक्टर दिया है, कौन सा वेक्टर? i प्लस जे प्लस के। प्रूफ करना है कि जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। ये बात आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करने के दौरान हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है i प्लस जे प्लस के वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। और हमको यही प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू है सेम है। प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ करना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में कह रहा था कि i प्लस जे प्लस के जो है वो ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बना रहा है। ये प्रूफ करिए। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। यानी प्रूफ करना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो वेक्टर दिया है उसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट, जो वेक्टर दिया उसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट आर मान लीजिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू मान लेते, दे दिया i प्लस जे प्लस के, है ना। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालते हैं। इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीका कौन है? सबसे पहला तरीका तो इस वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, इससे निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका, इस वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ एंगल भी पता है, तो एंगल से भी डायरेक्शन कोसाइन निकलता है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का किसी भी वेक्टर का दो तरीका होता है। डायरेक्ट उस वेक्टर के वैल्यू से भी निकल जाता है और उस वेक्टर के द्वारा बनाए गए एंगल से भी बन जाता है। एंगल से भी डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। तो यहाँ हम एंगल भी मान चुके हैं अल्फा बीटा गामा और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन दोनों ही तरीका से निकाल लेते हैं। और एक ही चीज़ का डायरेक्शन कोसाइन जितने भी तरीका से निकालें, डायरेक्शन कोसाइन तो सेम होगा। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन इनके वैल्यू के अनुसार निकाल लेते हैं, फिर बाद में एंगल तरीका से निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो निकाले डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन इनके वैल्यू वाला से कैसे निकलता है? सबसे पहले कैप निकालना पड़ेगा। तो आर कैप इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना दिया है? i प्लस जे प्लस के और डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट अंडर i का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर j का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1,
फिर के का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब जो थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये i प्लस जे प्लस के अपॉन कितना आ गया √3 आ गया, है ना। अब इसको थोड़ा क्या करिए आप अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, √3 अलग अलग करिए। i को दीजिएगा तो i के कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1/√3i हो जाएगा, 1/√3i हो गया। फिर प्लस j को दीजिए तो j का भी कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/√3j हो जाएगा। फिर k को दीजिए तो k का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, कितना आ जाएगा ये 1/√3k हो जाएगा। और आप डायरेक्शन, ये तो यूनिट वेक्टर निकल गया, और जब यूनिट वेक्टर निकल जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बड़ा आसान होता है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना बड़ा आसान होता है जब यूनिट वेक्टर निकल जाए। इसी यूनिट वेक्टर में से आई जे के हटा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। आई जे के हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, यहाँ से जे हटाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ से के हटाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। देखिए आ गया, डायरेक्शन कोसाइन एक तरीके से आ गया, 1/√3 1/√3 1/√3। अब डायरेक्शन कोसाइन दूसरे तरीका से निकालते हैं। दूसरा तरीका कौन, एंगल वाला तरीका। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर का एक्स के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ बीटा है और जेड के साथ गामा है। चलिए दूसरे तरीका से एंगल डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो डायरेक्शन अगेन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, तो देखिए जब किसी भी वेक्टर आर यही ना माने थे, इसी को हम लोग वेक्टर आर मान चुके हैं, है ना। वेक्टर आर आई प्लस जे प्लस के को ही माने हुए हैं। तो जब कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाने लगे, जब कोई वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाने लगे, तो उन सभी एंगल का कॉस ले लीजिए। कॉस, ट्रिगो वाला जो कॉस होता है, ट्रिगो वाला कॉस ले लीजिए, वही उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इसका मतलब एंगल वाला डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। सिर्फ एंगल का कॉस ले लेना है, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। मतलब दूसरे तरीका से जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कितना होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, दो तरीका से निकल गया, इस तरीके से भी निकल गया, और इधर देखिए इस तरीके से भी डायरेक्शन कोसाइन निकला हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों डायरेक्शन कोसाइन को हम एक जगह लिखते हैं ताकि एक जगह कैलकुलेशन करने में हमको सहूलियत मिलेगा, है ना। ध्यान से देखिए, अभी ये निकला, अब पीछे क्या निकला था डायरेक्शन कोसाइन, पीछे जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर क्या निकला हुआ था, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या निकला हुआ था डायरेक्शन कोसाइन पीछे, देखिए मित्र ये निकला हुआ था ना 1/√3 1/√3 1/√3। यहीं पर हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, इसको दोबारा लिख लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1/√3 1/√3 और 1/√3। अब देखिए, अब ये डायरेक्शन कोसाइन और ये डायरेक्शन कोसाइन दोनों एक ही वेक्टर का है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3 हो गया। अब कंपेयर कर दीजिए पहला वाला पहला के साथ, इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। फिर दूसरा वाला दूसरा के साथ, तो कॉस बीटा का वैल्यू भी 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला तीसरा के साथ कॉस गामा इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। कॉस गामा इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ से अल्फा निकालिए, आप लोग ट्रिगो में पढ़ें, अल्फा निकालना है। अगर यहाँ से अल्फा हटाएंगे तो अल्फा निकालने के लिए कॉस को हटाना पड़ेगा, ये सिंपल कॉस है, उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/√3। देखिए यहाँ से बीटा निकालना है तो कॉस हटाएंगे तो कॉस इन्वर्स 1/√3 यहाँ भी हो जाएगा। फिर जब यहाँ गामा निकालना हो तो फिर से कॉस को हटाएंगे, उधर जाके इन्वर्स लग जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/√3। देखिए तो अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया। इसका मतलब कह सकते हैं ना कि देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा
प्रूफ। ये तो हमको प्रूफ करना था कि जो कोई वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, वो जो तो तीनों एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। देखिए हमने प्रूफ कर दिया, कुछ नहीं किया, दोनों ही तरीका से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, एंगल वाला तरीका से भी और वेक्टर वाला तरीका से भी, और दोनों को इक्वल करके तीनों एंगल निकाल लिया। तो देखा कि तीनों एंगल तो सेम ही है। इसका मतलब जो क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर वो हमको प्रूफ आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। इस पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। जो पी और क्यू से बने लाइन को, जो पी और क्यू से बने लाइन को डिवाइड करता है। और पी और क्यू, पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर, मतलब पी का पोजीशन वेक्टर यह दिया है और क्यू का पोजीशन वेक्टर यह दिया है, रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। मतलब क्या हुआ कि कोई पॉइंट है आर जो पी और क्यू से बने लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहता है पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालिए, ठीक है। और पी का पोजीशन वेक्टर दिया है i प्लस 2j माइनस के, और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया है माइनस i प्लस जे प्लस के। लेकिन ये जो क्वेश्चन, ये जो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है वो दो केस में निकालना है। कब कब, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब। तो चलिए दोनों ही केस में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। चलिए सबसे पहला केस में बात करते हैं, इंटरनली की बात करते हैं, इंटरनली, है ना। चलिए बना लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर P है, एक पॉइंट Q है, इनको ज्वाइन करने पर एक लाइन बन गया। क्वेश्चन में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दिया है i प्लस 2j माइनस के, और Q का भी पोजीशन वेक्टर दिया है माइनस i प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब कहता है इसी लाइन को, यानी P और Q को ज्वाइन करने पर जो लाइन बना है उसी को कोई तीसरा पॉइंट R जो है वो इंटरनली डिवाइड करता है। किस रेशियो में, तो दिया है रेशियो 2:1 रेशियो में। मतलब ये वाला जो है रेशियो 2 और ये वाला जो है 1, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो कहता है इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालो, इसका निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो चलो इसका मतलब ये R अननोन है, नहीं पता है। तो जिसका कुछ नहीं पता होता वेक्टर में, उस अननोन को हम लोग R मान लेते हैं, है ना। वेक्टर में किसी भी अननोन वेक्टर को हम लोग R मान के चलते हैं। R मान ली, अब यही R निकालना है, तो बड़ा आसान है ना। सेक्शन फार्मूला पर डिपेंड है। तो ये R कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मित्र, बड़ा आसान है। रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये रेशियो 2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए बाय क्रॉस, इधर से इधर और इससे इधर। तो 2 को इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस i प्लस जे प्लस के, इंटरनली है तो प्लस, इस रेशियो का इससे डिवाइड करिए, सॉरी इस रेशियो का इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी 1:i प्लस 2j माइनस के हो गया। इस रेशियो का इनसे मल्टीप्लाई हुआ। जब भी ऐसा इंटरनल डिवीजन वाला बात आए तो ऐसे करिएगा, इस रेशियो का इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इस रेशियो का इससे मल्टीप्लाई कर, देख रहा बाय क्रॉस, इधर से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे, इधर से इसमें मल्टीप्लाई किए। अब फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, नीचे में इंटरनल है, रेशियो को ऐड करना है, मतलब 2 + 1 ऐड करना है। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i हो जाएगा, प्लस 2j हो गया, अब प्लस 2k हो गया, ठीक है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो i प्लस 2j अब माइनस k हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा 3। चलिए इसका मतलब r का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बताइए। r का जो वैल्यू आया कितना आया, -2i, i वाला को करिए तो -2i प्लस i माइनस i हो गया, 2j प्लस 2j
4j हो गया, ठीक है, 2k माइनस k प्लस k हो गया, और नीचे में कितना है पहले से 3। ये आंसर हो गया, r का पोजीशन वेक्टर आ गया। कब? जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब। अब बात करें एक्सटर्नली की, एक्सटर्नल डिवीजन का, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली क्या होगा तो ध्यान से देखिए कैसे एक्सटर्नली होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, ये एक लाइन बन गया इनको ज्वाइन करने पर। क्वेश्चन में P का पोजीशन वेक्टर दिया है, हम लिख देते हैं डायरेक्ट I प्लस 2j माइनस k दिया है P का पोजीशन वेक्टर, Q का दिया है माइनस I प्लस j प्लस k दिया है, लिख लिया। अब इसी लाइन को कोई पॉइंट जो है R वो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब बाहर से, तो बाहर से मान लीजिए इधर से डिवाइड कर रहा होगा, इधर से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता है किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में। मतलब पहला पॉइंट से R तक का 2 होगा रेशियो, और दूसरा पॉइंट से R तक का रेशियो 1 होगा, है ना। पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक का रेशियो कितना हुआ? 2, और दूसरा से पहला तक का कितना होगा? दूसरा से R तक का कितना होगा? 1। तब कहता है यही पॉइंट जो है R निकालिए, बस कुछ नहीं है, इसमें इंटरनली था, इसमें एक्सटर्नली है, तो कहता है यही R निकालिए। तो कोई बात नहीं, यही R निकालना है, इसके पोजीशन वेक्टर कुछ मान लेते, मान लो R मान लिए, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए निकालते R। फिर से यहाँ भी रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई? देखिए P से कौन शुरू हुआ है? रेशियो 2 वाला शुरू हुआ है। P से, पॉइंट P से रेशियो कौन शुरू हुआ है? 2 वाला। P से शुरू हुआ है 2 वाला, तो P में नहीं Q में मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा बाय क्रॉस। रेशियो ये जो 2 वाला है वो P से शुरू हुआ है, तो P से नहीं Q में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, उल्टा करना है। P से शुरू हुआ है ना 2, ये जो 2 है, ये वाला लाइन जो हम 2 बोले हैं वो P से शुरू हुआ है, इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे Q वाला में, उल्टा। तो 2 इंटू कितना होगा? माइनस I प्लस j अब प्लस k। एक्सटर्नल है तो माइनस लगाना है बीच में। फिर ये रेशियो देखिए 1 किससे शुरू हुआ है? Q से शुरू हुआ है, तो Q में नहीं P में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 इंटू I प्लस 2j अब माइनस k, मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे यहाँ पर? नीचे में रेशियो का माइनस करेंगे, रेशियो 2 था और 1 था, माइनस कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2I, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2j प्लस 2k, यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस I हो जाएगा, ये माइनस 2j हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस k हो गया। और नीचे में कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, नीचे में 1 हो जाएगा, 1 लिख के क्या करेंगे? तो बताइए हमारा R का आंसर कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए, माइनस 2I और माइनस I, माइनस 3I हो गया, प्लस 2j और माइनस 2j, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। फिर 2k अब प्लस k, कितना आ गया? 3k हो गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से आप इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का जो है पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, मतलब P और Q को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पॉइंट P है यहाँ पर, पॉइंट Q है यहाँ पर, पॉइंट P दिया है 2 3 4, पॉइंट Q है 4 1 माइनस 2। अब इन्हीं को ज्वाइन करने पर जो लाइन बना या जो वेक्टर बना बोल सकते हैं, वेक्टर बना दीजिए, जो वेक्टर बनाए या जो लाइन बना, इसी को कोई पॉइंट R जो है एकदम मान लीजिए बाइसेक्ट कर दिया, जितना यह उतना यह, तो ये R मिड पॉइंट कहलाएगा ना, मिड पॉइंट कहलाएगा ना। तो यही मिड पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करो कि इस मिड पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो कैसे करेंगे? तो मिड पॉइंट निकालना बड़ा आसान है।
मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या करिए, इन सब को, इनको भी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करिए, इनको भी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट होगा पोजीशन वेक्टर में? एक्स वाला में आई से मल्टीप्लाई करिए, वाई वाला में जे से मल्टीप्लाई करिए और जेड वाला में के से मल्टीप्लाई करिए। हो गया कन्वर्ट। इससे पहले कई बार कन्वर्ट कर चुके हैं। तो पी का पोजीशन वेक्टर आ गया 2i + 3j + 4k। इसमें भी आई जे के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा 1 × j, जे हो जाएगा, और ये -2k हो गया। आ गया पोजीशन वेक्टर, है ना। चलिए, पी का भी आ गया और क्यू का भी आ गया। किसका निकालना है? आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आर का पोजीशन वेक्टर नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता होता है उसको वेक्टर में हम लोग आर मान लेते हैं, अननोन चीज़ों को आर मान लेते हैं। तो कैसे निकलेगा आर? तो बड़ा आसान ही है। जब मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों ही पॉइंट को ऐड कर दो। जब मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों ही पॉइंट को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों पॉइंट का ऐड करो। ये वाला पॉइंट कितना है? 2i + 3j + 4k, अब प्लस वो वाला पॉइंट कितना है? 4i + j और -2k। दोनों पॉइंट को ऐड कर दिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। हो गया आपका सॉल्व। कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2i + 4i 6i हो गया, 3j + j 4j हो गया, 4k - 2k + 2k हो गया, और नीचे में 2 हो गया, है ना। देखिए 2 से सब डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, सबको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग। 2 3 जा 6 तो 3i हो गया, 2 2 जा 4 तो 2j हो गया, और 2 1 जा 2 कितना हो गया? सिर्फ ये k हो गया। मतलब ये क्या किए, ऊपर से 2 कॉमन कर लिए सब में से और नीचे वाला 2 से काट दिए, है ना। देखिए मिड पॉइंट आ गया। तो जब भी कभी मिड पॉइंट निकालना हो तो दोनों ही पॉइंट को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आप मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आसानी से आ जाएगा, जो ऐसे अभी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यही है। देखिए कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर, है ना। पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का। ए का पोजीशन वेक्टर दिया है ये वाला, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है और सी का पोजीशन वेक्टर दिया है। 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तीनों का पोजीशन वेक्टर दिया है। देखिए ए वाला दिया है 3i - 4j - 4k, बी का दिया है 2i - j + k, और सी का दिया है i - 3j - 5k। तीनों का दिया है पोजीशन वेक्टर। तो कह रहा है कि यह प्रूफ करिए कि ये तीनों ही पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। मतलब कहता है कि ये तीनों पॉइंट मिल करके एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। यह प्रूफ करिए, आपको ये प्रूफ करना है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना। इस ट्रायंगल पर तीनों पॉइंट दिखा दीजिए, पॉइंट ए दिखा दीजिए, पॉइंट बी दिखा दीजिए और पॉइंट सी दिखा दीजिए, है ना। तो बताइए पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया है क्वेश्चन में, ए = 3i - 4j - 4k, ठीक है। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है 2i, b = b मान लिया गया इसको, 2i - j + k। बी का भी दिया है। फिर सी का भी दिया हुआ है, कितना दिया है? i - 3j - 5k, है ना। तीनों ही पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है और आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट मिल करके किस ट्रायंगल को बनाता है? राइट एंगल ट्रायंगल को बनाता है, ठीक है। तो ये बात प्रूफ करने के लिए ऐसा करिए कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लीजिए, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए। तीनों साइड निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी भी निकाल लीजिए, बी सी भी निकाल लीजिए और ए सी भी निकाल लीजिए। इस ट्रायंगल का तीनों साइड मतलब ए बी सी और ए सी फाइंड कर लीजिए। तो कैसे निकलेगा? वेक्टर के फॉर्म में निकालिए। वेक्टर ए बी निकालना, ए बी, है ना। डायरेक्ट माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन शुरू में कर चुके हैं। ए बी निकालना है तो बी में से माइनस होगा। एक बार लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा ना।
ए बी निकालना है तो बी में से माइनस करेंगे ना, बी में से माइनस, तो करिए बी का वैल्यू ये है और ए का वैल्यू ये है, माइनस करिए तो कितना होगा 2i माइनस 3j, कितना हो जाएगा माइनस आई सॉरी 2i माइनस 3i, माइनस आई हो जाएगा, आई वाला को आई से माइनस करिए, जे वाला को जे से, माइनस जे में से माइनस 4j गया तो प्लस 3j हो गया, फिर के वाला को के से, तो के में से माइनस 4k गया तो प्लस 5k आ गया। देखिए ए बी आ गया, ए बी कैसे निकाले मित्र, बी में से ए को माइनस करिए, घबराइए मत, आई वाला को आई से माइनस किए, जे वाला को जे से माइनस किए और के वाला को के से माइनस किए, घबराइएगा मत, ए बी निकल गया। फिर बी सी निकालिए, फिर वही हाल बी सी का, बी सी क्या करेंगे, सी में से बी माइनस करेंगे, सी में से बी, सी में से बी, तो करिए सी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, माइनस करिए तो आई वाला को आई से, तो आई में से यह सी है और यह बी है, तो आई माइनस 2i माइनस आई हो गया, जे वाला को जैसे माइनस 3j और माइनस जे, माइनस 2j हो गया, माइनस 5k और प्लस के माइनस के कितना हो जाएगा माइनस 6k, ये भी आ गया। चलिए ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, अब फाइंड कर देते ए सी। ए सी कैसे निकलेगा मित्र, सी में से माइनस करेंगे, सी में से ए सी निकालना था, सी में से तो करिए, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, माइनस करिए तो सी में से करिए, तो आई में से 3i गया तो माइनस 2i हो गया, माइनस 3j में से माइनस 4j गया तो प्लस j हो गया, माइनस 5k में से माइनस 4k गया तो माइनस k हो गया, है ना, माइनस कर रहे हैं, माइनस हो गया ना। अब देखिए तीनों साइड निकल गया, ए बी बी सी ए सी निकल गया मित्र, आराम से सिंपली क्या किए, ए बी निकालना था तो बी में से माइनस किए, बी सी निकालना था तो सी में से बी माइनस किए, ए सी निकालना था तो सी में से ए माइनस किए, माइनस करके तीनों साइड निकाल लिए। अब हमको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल तो तब प्रूफ होगा जब इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री भाई कैसे प्रूफ होगा, तो 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, इन तीनों वेक्टर जैसे ए बी बी सी ए सी है ना, इन तीनों में से दो दो को ले करके डॉट करते हैं आपस में, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो समझ जाइए कि बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। तो वही डॉट करके देखते हैं कि अगर डॉट 0 आ गया तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा होता है ना ये वाला फॉर्मूला। अगर इसमें थीटा के जगह पे 90 रख देंगे तो कॉस 90 और कॉस 90 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट बी को 0 होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 होना पड़ेगा। तो वही हम लोग डॉट करके देखते हैं कि कहाँ 0 होता है। जैसे ही डॉट का वैल्यू 0 आ गया मतलब एंगल का वैल्यू 90 हो जाएगा। तो करिए, सबसे पहले निकालिए ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी है ना। देखिए यह ए बी का वैल्यू है, यह बी सी का वैल्यू है, यह ए सी का वैल्यू है। डॉट करिए ए बी को बी सी, ए बी को बी सी से। तो डॉट करने वक्त क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट करते वक्त। करिए तो ए बी का वैल्यू ये है, बी सी करिए तो माइनस आई को, ये ए बी का वैल्यू है ना, ये ए बी का वैल्यू है, ये बी सी का वैल्यू, डॉट करो तो माइनस आई इंटू माइनस आई, सॉरी कॉफिशिएंट लेना है, कॉफिशिएंट -1 इंटू -1 +1 हो गया। जे का लीजिए 3 इंटू -2 -6 हो गया। के का लीजिए 5 इंटू -6 -30 हो गया, यानी ये हो जाएगा -35। 0 नहीं आया। चलिए अब ए बी बी सी हो गया, अब बी सी ए सी करिए, अब बी सी ए सी करिए, बी सी डॉट ए सी करिए, है ना। तो करिए, देखिए बी सी का वैल्यू ये है और ए सी का वैल्यू ये है। डॉट करिए तो ए वाले को ऐसे, तो -1 है इसका कोफिशिएंट, इसका -2 है, तो -1 इंटू -2 +2 हो गया। फिर -2 इंटू -1 सॉरी -2 इंटू +1 -2 हो गया। -6 इंटू -1 कितना हो जाएगा +6 आ जाएगा।
ये सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। ये भी 0 नहीं आया, ए बी डॉट बी सी के फिर भी 0 नहीं आया, बी सी डॉट ए सी के फिर भी 0 नहीं, ए बी डॉट बी सी नहीं 0 आया, बी सी डॉट ए सी नहीं 0 आया। अब एक और केस बचा है, ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट क्या बचा, ए सी। यही तीनों कर करके देखना है आपको बस। ए बी डॉट ए सी करके देखिए, करिए ए बी डॉट ए सी। देखिए ए बी का वैल्यू यहाँ है शुरू में सबसे ऊपर में, और ए सी का वैल्यू यहाँ सबसे नीचे में है। डॉट करिए दोनों, कैसे करेंगे डॉट करिए। ये ए बी का वैल्यू ये वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ए बी है, और ये सबसे नीचे जो वो ए सी है। डॉट करिए तो कॉफिशेंट आई का यहाँ -1 और यहाँ -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो गया। जे का यहाँ +3 और यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। के का कॉफिशेंट यहाँ पर 5 और यहाँ पर -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए 0 आ गया ना, तो ए बी डॉट ए सी 0 आ गया। इसका मतलब ए बी और ए सी के बीच का एंगल 90 हो गया। ए बी डॉट ए सी बराबर 0 आ गया, इसका मतलब ए बी और ए सी के बीच का एंगल 90 है। तो बताइए कहाँ है ए बी? ए बी यह है और ए सी यह है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है आपका 90 हो गया, है ना। तो ए बी डॉट ए सी 0 आने का मतलब एंगल बराबर जो है, एंगल बराबर हो गया 90, और जब एंगल 90 हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी कौन सा हो गया? ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। बड़ा सिंपल है डॉट करना। डॉट करने में कुछ मत घबराइएगा। जैसे डॉट किए हैं तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, और के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल मत घबराना है आपको, है ना। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। हो गया राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इनका आंसर फटाफट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो थोड़ा इस ट्रायंगल को आप गौर से देखिए। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाइए। ये देखिए ए बी है ऐसे, बी सी है ऐसे, और ए सी है ऐसे, है ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में इन्हीं तीनों में से एक रिजल्टेंट होगा बाकी दोनों के ऐड के बराबर। मतलब एक वेक्टर जो होगा वो बाकी दो वेक्टर का सम होगा। तो सुनिए कैसे ढूंढेंगे। तो जो वेक्टर बाकी दोनों का सम होगा उस वेक्टर का टेल पर होगा और हेड पर होगा। जैसे देखिए ये जो AC है, AC का टेल पर है, और AC का हेड यहाँ है, और BC का भी हेड यहाँ पर, हेड पर है। ध्यान सुनिए, जो वेक्टर बाकी दो वेक्टर का सम होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, जो वेक्टर बाकी दो वेक्टर का जो सम होता है तो उसका टेल पर होना चाहिए और हेड पर। देखिए ये जो AC है, AC वाला को तो गौर से देखिए, AC का टेल यहाँ है, टेल पर ही है दूसरे वेक्टर पर, और AC का हेड यहाँ है, वो दूसरे के हेड पर ही है। तो AC वेक्टर जो है वो टेल पर टेल है और हेड पर हेड है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर AC जो है वो बाकी दोनों का सम है, यानी AB प्लस BC के इक्वल है, यानी AB प्लस BC के इक्वल है ना। ध्यान सुनिए, घबराइएगा मत, एकदम ध्यान सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार ये जो AC है उसका टेल पर है और हेड पर है। इसका मतलब यही वेक्टर AC जो है वो AB प्लस BC की इक्वल होगा। बाकी अगर AB को देखिएगा तो टेल पर है, लेकिन यहाँ हेड जो है वो हेड टेल पर है, नहीं मैच किया। अगर BC को ही देखिएगा तो यहाँ हेड टेल है और यहाँ हेड है, मैच नहीं किया। टेल हेड होना चाहिए, तो वो AC के साथ ही ऐसा हो रहा है, टेल और हेड। इसका मतलब AC बराबर ही हो जाएगा AB प्लस BC। हमने लिख दिया, इसको थोड़ा पलट के लिखिए, यानी AB प्लस BC और इज इक्वल टू AC, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए हमारा ऑप्शन है ना, ऑप्शन 4 को ABCD ऑप्शन दिया है।
इन्हीं में से ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन में कहता है कि ढूंढो कि कौन सही है, नॉट ट्रू मतलब गलत वाला ढूंढना है। इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है वो ढूंढना है। तो कोई बात नहीं, आसानी से ढूंढा जाएगा। आप ये समझ गए तो बहुत आसान है। चलिए अब इस AC को इधर ले आइए। तो अगर AC को इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस AC हो जाएगा, है ना। माइनस AC उधर कुछ नहीं तो मतलब क्या बचा, 0। बताओ ऐसा कोई ऑप्शन है, AB प्लस BC माइनस AC, AB प्लस BC माइनस AC। देखिए AB प्लस BC माइनस AC सेकेंड ऑप्शन में है। इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। हमको गलत वाला ढूंढना है, नॉट ट्रू, गलत वाला ढूंढना है ना। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी हमको गलत वाला ढूंढना है, यानी B आंसर में नहीं होगा क्योंकि B सही हो गया। चलिए और ढूंढते हैं। सेकेंड सही हो गया। फर्स्ट की बात करो तो देखते हैं फर्स्ट सही है क्या। AB है, देखो यहाँ भी AB है, BC है, यहाँ भी AC है, यहाँ CA है लेकिन यहाँ AC है, मतलब क्या उल्टा है, यानी AB प्लस BC। तब हुआ जब AC को CA बनाने लगेंगे तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेक्टर में ऑर्डर बदलने से माइनस लग जाता है। जैसे AB को BA करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, MN को NM करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी AC को CA करेंगे तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर तो RHS तो 0 था, तो देखिए तो क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस CA। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है A वह भी सही है। हमको गलत वाला ढूंढना है, गलत वाला ढूंढना है। तो A भी सही है, B भी सही है, अभी तक गलत वाला नहीं मिला है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था वो चुनो जो नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। इसका मतलब आंसर में A भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा। चलो बात करते आगे। देखो तो ये C वाला सही है क्या, AB देखो मैच कर गया है, देखो BC मैच कर गया है, ये माइनस CA लिखा है ना। अभी आपने जैसे ही AC को CA लिखा तो वो प्लस में हो गया, माइनस CA तो कभी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि AC को जैसे ही CA बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस CA पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है और हमको गलत वाला ही ढूंढना था, तो C गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन C ही सही है, माने इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए D को भी चेक कर लेते हैं। अब D में क्या लिखा हुआ है, देखिए AB, देखिए AB मैच कर रहा है, AB माइनस CB है ना, AB है अब माइनस CB लिखा हुआ है, यानी इस BC को उल्टेंगे CB करेंगे तो सही में एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे इस BC को CB करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। अब बगल में क्या लिखा हुआ है, प्लस CA, देखिए तो मैच कर गया, मतलब इसका मतलब ये तो सही हो गया। AB माइनस, इसको इस BC को माइनस CB लिख सकते हैं और CA का CA में था, बिल्कुल सही था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D भी सही है ना। तो गलत कौन था, केवल C वाला ऑप्शन जो है वो गलत था, तो हमने इसको आंसर में कर दिया। ध्यान सुनिए, गलत वाला ऑप्शन ढूंढना था, नॉट ट्रू। कहता इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, तो C नंबर जो है ऑप्शन सही नहीं है। देख लिए आप लोग, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही बेसिक रूल था, इसी बेसिक रूल के आधार पर हमने चारों ऑप्शन को चेक करता गया, है ना। इसी बेसिक रूल के आधार पर हमने सभी ऑप्शन को चेक करता गया, तो पता चला कि A वाला ऑप्शन सही हो गया, B वाला सही हो गया, D वाला भी सही हो गया, लेकिन C वाला गलत हो गया था, है ना। तो चलिए इसका मतलब ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। कहता है कि इफ वेक्टर A वेक्टर B आर टू कोलिनियर वेक्टर, A and B are two collinear vector, then which of the following are incorrect? इनकरेक्ट मतलब कौन सा इसमें से गलत है। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है A वाला, B वाला, C वाला, D वाला, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। कब, जब A और B क्या हो, कोलिनियर हो। क्वेश्चन में कहा है कि वेक्टर A एंड वेक्टर B जो है वो कोलिनियर है ना, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है वेक्टर या तो पैरेलल होना चाहिए, वेक्टर या तो एंटी पैरेलल होना चाहिए, उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं,
हैं, पैरेलल वाला या एंटी पैरेलल वाला जो वेक्टर होगा वो कोलिनियर होगा। करेक्ट है। अब इसी में से आपको पहचानना है कि कौन सही है कौन गलत है। कोलिनियर का एक प्रॉपर्टी अभी कुछ एक क्वेश्चन में और बताए थे। कोलिनियर का एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब ए में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की इक्वल हो जाएगा, या बी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की इक्वल हो जाएगा, तब ये कोलिनियर को शो करेगा। अगर ए और बी दो वेक्टर कोलिनियर है तो कोलिनियर का एक और रूल होता है कि अगर ए में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो बी की इक्वल हो जाएगा, या बी में किसी ने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेगा तो ए की इक्वल जरूर हो जाएगा, तब होगा ये कोलिनियर। मतलब ए में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की इक्वल, या बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की इक्वल हर हाल में होगा जब ए और बी क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है ना। अब ढूंढिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ बी बराबर लेमडा इंटू ए, यानी ए में स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो बी की इक्वल आ गया। ये तो सही बात है। इस कोलिनियर वेक्टर में तो ऐसा होता है कि एक वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर दूसरे के बराबर अगर आ जाए तो वो कोलिनियर है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब गलत वाला ढूंढना है, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है ना। ऑप्शन ए सही है, आंसर में ए नहीं होगा। बी की बात करते हैं। ए बराबर लिखा है प्लस माइनस ए बी, है ना। ए बराबर लिखा हुआ है प्लस माइनस ए बी, देखिए लिखा हुआ है ना, ए बराबर लिखा हुआ प्लस माइनस ए बी, मतलब इसका मतलब ए का वैल्यू जो है वो बी की इक्वल है, या ए का जो वैल्यू है वो माइनस बी की इक्वल है ना। दो साइन है ना यहाँ पर। ए बराबर प्लस माइनस बी का मतलब ए बराबर बी भी है और ए बराबर माइनस बी भी है। तो ए बराबर बी का मतलब पैरेलल हुआ और ए बराबर माइनस बी का मतलब एंटी पैरेलल हुआ। तब वो अरे पैरेलल वाला और एंटी पैरेलल वाला भी तो कोलिनियर होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही है, गलत वाला अभी तक नहीं आया। सी देखते हैं, लिखा द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए वेक्टर ए बराबर अगर लिखा हुआ है x1i x2j x3k, वेक्टर बी बराबर लिखा हुआ है y1i y2j y3k, है ना। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब होता है कि i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, मतलब x1 बाय y1, x1 बाय y1, फिर x2 बाय y2 और x3 बाय y3। ये होता है रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम। इसका मतलब x1 बाय y1, x2 बाय y2 और x3 बाय y3 जो है वो सेम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जब दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो उसका रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो अगर निकाला जाए तो सेम आएगा, ये सब के सब सेम आएगा, मतलब प्रोपोर्शनल आएगा। प्रोपोर्शनल नहीं आएगा ऐसा कभी नहीं होगा। जब दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो i के कोफिशिएंट को i वाला से, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से, k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो आंसर एकदम सेम टू सेम आएगा। मतलब x1 बाय y1 का वैल्यू, x2 बाय y2 का वैल्यू और x3 बाय y3 का वैल्यू इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नॉट प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो है कोलिनियर वेक्टर के लिए गलत बात है। कोलिनियर वेक्टर में वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का रेशियो इक्वल होता है, लेकिन यह कह रहा था इक्वल नहीं। नॉट प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं, ये बात जो है गलत है कोलिनियर वेक्टर के लिए। अब अगला देखिए डी नंबर, कहता है बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड,
है ना। कहता है दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ये बात श्योर कर रहा है यहाँ पर। वो बात तो सही है कि डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो वेक्टर को हम लोग पैरेलल कहेंगे, है ना। तो कहता है कि दोनों के दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर कैन कहीं पर नहीं लगाया। कैन मतलब हो सकता है। दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड अलग अलग अगर हो तब भी दो वेक्टर जो है वो कोलिनियर हो सकता है। ध्यान से सुनिए, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो वेक्टर कोलिनियर हो सकता है। हो सकता है, यहाँ श्योर कह दिया कि नहीं, अगर ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तबे वेक्टर कोलिनियर कहलाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। फिक्स नहीं करना है कि डायरेक्शन सेम ही रहना चाहिए और मैग्नीट्यूड अलग अलग ही होना चाहिए, बाकी किसी भी केस में कोलिनियर नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर डायरेक्शन सेम रहा, मैग्नीट्यूड अलग अलग रहा, तो वेक्टर कोलिनियर हो सकता है। फिक्स नहीं कर देना है कि कोलिनियर होने के लिए डायरेक्शन सेम ही होना है और मैग्नीट्यूड को डिफरेंट ही होना है, ऐसा फिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी जो है कोलिनियर वेक्टर के दृष्टि से सही नहीं है, फिक्स नहीं कर सकते उसको। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत ऑप्शन है और गलत वाला ही ढूंढना था। इसका मतलब यही दोनों आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाला भी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी वाला भी आंसर है। ऑप्शन डी को एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑप्शन डी में कहा था कि दोनों, ये जो यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी जो कोलिनियर है, तो कहता है इन दोनों कोलिनियर का सेम डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए। ये बात फिक्स नहीं कर सकते। सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड रहेगा तो वेक्टर कोलिनियर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे बोल देंगे कि कोलिनियर होने के लिए सेम डायरेक्शन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए, ये बात गलत है। लेकिन ये बात फिक्स कर रहा है, इसका मतलब ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो सी और डी जो है मतलब जो कर रहा था इनकरेक्ट आंसर ढूंढने के लिए, तो सी और डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग वेक्टर को जो है किस तरीके से कोलिनियर का प्रॉपर्टी देखते हैं, दिखा दिए। आपको अच्छी तरीके से ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो मित्र, किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो दोबारा आप मेरे से पूछ सकते हैं और मज़े करिए, खुश रहिए। और जब अच्छे लगे वीडियो तो ज़रूर आगे बढ़ाइए। अच्छा ही लगेगा आपको और बिल्कुल अच्छा लगेगा, कंसेप्ट सीख के पढ़िए, ठीक है। चलिए आज भर के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में